आज इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के महाजनपद काल का अध्ययन करेंगे। महाजनपद काल में दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं, राजतंत्रात्मक भी और गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी इसके अंदर देखने को मिलती है। अब हमें इस नाम के अंदर जाते हैं कि जनपद क्या था और जनपद से महाजनपद कैसे बन गए। यानी जन की हम बात करें, वैदिक समय में जन की अवधारणा थी और जन का जन जन जो था उसका कोई भौगोलिक आधार नहीं था। वैदिक काल में भौगोलिक आधार नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये जन है, यानी ऋग्वैदिक काल में इनका कोई भौतिक आधार था नहीं और उत्तर वैदिक काल में ये बसना शुरू हो गए। जन है वो उत्तर वैदिक काल में बसना शुरू हो गए और बसना शुरू होने के कारण ये क्या कहलाए, जनपद। यानी जन है उनका ऋग्वैदिक काल में कोई आधार नहीं था और उत्तर वैदिक काल में वो बसना शुरू हो गए, इसके कारण वो जनपद कहलाए। और जनपद की अगर हम और आगे चर्चा करें कि जो निर्बल राज्य थे, यानी निर्बल जो जनपद थे, उनको शक्तिशाली राज्यों ने अपने में विलीन कर लिया, तो इसके कारण वो क्या कहलाए, महाजनपद कहलाए। महाजनपद यानी निर्बल को निगल लिया किसने, शक्तिशाली ने। तो उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार करके महाजनपद बन गए। और जनपदों का जो जनपद हैं, इनका पूर्ण विकास हमें कब देखने को मिलता है, महात्मा बुद्ध के समय इसका हमें पूर्ण विकास देखने को मिलता है। और राज्य की कल्पना जातीय के बजाय, उस समय जो राज्य था उसकी कल्पना जातीय के बजाय कैसी थी, भौगोलिक थी। और भू विस्तार के लिए लोगों में क्या हो गया, उसमें भू विस्तार के लिए आपस में संघर्ष हो गया। भू विस्तार के लिए आपस में संघर्ष, और आपस में संघर्ष हुआ तो जो निर्बल राज्य हैं वो शक्तिशाली राज्यों में विलीन हो गए और क्या हो गए, महाजनपद हो गए। और महाजनपदों की अगर हम बात करें तो महाजनपद कुल कितने थे, 16 थे। और इसके हमें कहाँ देखने को मिलते हैं कि महाजनपद 16 थे, तो जो बौद्ध ग्रंथ हैं, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय में इसके बारे में उल्लेख है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इसके बारे में बताया गया है कि कुल कितने महाजनपद थे, 16 थे। और इसके अलावा छोटे बड़े और जनपद थे। महाजनपदों की बात हम बाद में करते हैं, जो छोटे बड़े जनपद हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। पहले छोटे बड़े जो जनपद थे वो कौन से थे, जैसे योद्धे है, माद्रक, त्रिगर्त, केकय, सिंधु, सोवीर, सीवी, अम्बष्ठ, शाक्य, कलिंग और मूलक, ये छोटे बड़े जनपद थे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो महाजनपद के अलावा जो गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था थी वो कहाँ थी, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। तो एक तो वज्जी संघ है, जो वज्जी है, जो महाजनपद है उसके अंदर 8 तो उसके थे और 2 मल और पावा के थे। कौन कौन से थे, जो 10 गणतंत्र हैं उसके अंदर चर्चा करते हैं हम, जैसे कपिल वस्तु के शाक्य, कपिल वस्तु के शाक्य। और फिर हैं दूसरे हैं राम ग्राम के कोड़िए, और उसके बाद में है सुषमगिरी के भग, सुषमगिरी के भग, ये गणतंत्र थे उस समय। और अलकप के बुली, अलकप के बुली, केशपुत के कलाम, केशपुत के कलाम, कुशीनारा के मल, कुशीनारा के मल, और इसी के साथ में पावा के भी मल। और इसके अलावा पीपली वन के मौर्य, पीपली वन के मौर्य, और मिथिला के विदेह, मिथिला के विदेह,
और वैशाली के लिच्छवी। वैशाली के लिच्छवी ये गणतंत्र थे 10 उस समय महाजनपद काल के समय। और जो वैशाली के लिच्छवी हैं ये बुद्ध काल के समय सबसे शक्तिशाली गणतंत्र था। सबसे शक्तिशाली जो गणतंत्र था वो कौन सा था? वैशाली का लिच्छवी। और इसी के साथ में जो वज्जी महाजनपद है इसकी ये राजधानी भी थी, यानी वज्जी जो संघ है उसकी राजधानी भी कौन सी थी? वैशाली। अगर हम महाजनपद की बात करें तो महाजनपदों में सबसे ज़्यादा 8 जो महाजनपद थे वो कहाँ थे? उत्तर प्रदेश के अंदर। 3 कहाँ थे? बिहार के अंदर। 3 बिहार के अंदर थे। और इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य, यानी एक विदेश में था, एक राजस्थान में था, एक मध्य प्रदेश में था और एक कहाँ था? आंध्र प्रदेश में था। और एक कश्मीर में। अब इनकी हम जगह देखते हैं कि कहाँ कहाँ थे। तो 8 अगर हम बात करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर थे, उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो एक यहाँ दिल्ली के पास कुरु, दिल्ली के पास था। और दिल्ली से अगर हम थोड़ा सा आगे निकलते हैं यहाँ पांचाल। उत्तर प्रदेश में जो 8 हैं वो देख रहे हैं कि मानचित्र के अनुसार कहाँ कहाँ थे। और इससे नीचे सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा है। और आगे हम चलते हैं मल, और मल के नीचे की तरफ हम चलें तो ये कौन सा है? काशी। काशी से आगे हम चलते हैं तो कौन सा है? वत्स। वत्स से आगे चेदी। और इसके अलावा यहाँ पर श्रावस्ती। तो इस प्रकार से 8 महाजनपद थे कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसके अलावा 3 जो महाजनपद हैं वो कहाँ पर हैं? जो वज्जी है, मगध है और अंग, ये कहाँ पर हैं? वज्जी, मगध और अंग, ये कहाँ पर हैं? बिहार के अंदर। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में है एक, कौन सा? अस्मक। और एक राजस्थान में कौन सा? मत्स्य। एक कश्मीर के अंदर कौन सा? कंबोज। और इसके अलावा एक पाकिस्तान में, विदेश में हम कह सकते हैं गांधार। तो इस प्रकार से जो 16 जनपद हैं, यानी 8 है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में जो 8 हैं वो कौन से हैं? जो कुरु है, पांचाल है और श्रावस्ती है और मल है, काशी, वत्स, चेदी, सुरसेन। और मत्स्य है वो राजस्थान में, अस्मक आंध्र प्रदेश के अंदर। और 3 हैं वज्जी, मगध और अंग, ये कहाँ पर हैं? बिहार के अंदर। तो इस प्रकार से जनपद हैं। अब हम इसकी राजधानियाँ देख लेते हैं कि राजधानियाँ इनकी कहाँ हैं। जो गांधार है, गांधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। जो कंबोज है इसकी राजधानी कहाँ थी? राजपुर। इसके अलावा जो कुरु है, कुरु की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। पांचाल की हम बात करें तो पांचाल की उत्तरी की और दक्षिणी की अलग अलग राजधानी थी, अहिछत्र और कांपिल्ले। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें कुरु, कुरु की राजधानी हमने लिखी थी इंद्रप्रस्थ। राजस्थान की बात करें मत्स्य, मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। मगध जो बिहार में है, मगध, मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिव्रज या राजगृह है। काशी, काशी की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। कौशल यानी जो श्रावस्ती है वो किसकी राजधानी थी? कौशल की। इसके अलावा जो वज्जी है, वज्जी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। मल,
मल की बात करें तो इसकी दो राजधानियाँ थी, कुशीनारा और पावा। अगर हम बात करें कुशीनारा, तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने प्राण त्यागे थे। महात्मा बुद्ध ने प्राण त्यागे थे या उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और पावा के अंदर महावीर स्वामी ने प्राण त्यागे थे। इसके अलावा जो चेदी है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसकी राजधानी कौन सी थी? सुक्तिमती। वत्स जो उत्तर प्रदेश में है, उसकी राजधानी कौन सी है? कौशाम्बी। सूरसेन जो है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसकी राजधानी क्या थी? मथुरा। अस्मक जो आंध्र प्रदेश में है, उसकी राजधानी पैदन्य या पोतन। अवंती की हम बात करें, एक अवंती रह गया यहाँ पर, अवंती मध्य प्रदेश में। अवंती जो है, अवंती की राजधानी कहाँ थी? दो प्रकार की, उत्तरी जो अवंती है उसकी उज्जैनी, और दक्षिणी जो अवंती है उसकी राजधानी क्या थी? महिष्मती। और जो गांधार है उसकी राजधानी तक्षशिला, और जो कंबोज है उसकी राजधानी कहाँ थी? राजपुर। तो इस प्रकार से गणतंत्र व्यवस्था थी। यानी जो अस्मक एक है वो आंध्र प्रदेश में, बिहार के अंदर मगध और वज्जी संघ है। कंबोज जो हटक है वो कश्मीर के अंदर, मध्य प्रदेश में अवंती, राजस्थान में मत्स्य, विदेश में एक गंधार, और इसके अंदर दो जगह गणतंत्र है, वज्जी और मल के अंदर जो महाजनपद हैं उसमें दो मुख्यों में जो वज्जी और मल के अंदर गणतंत्र है। और इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 8 हैं, कुरु, पांचाल, श्रावस्ती, मगध, काशी, वत्स, चेदी और सुरसेन। इस प्रकार से कुल 8 हैं। और अगर हम बात करें इसके अंदर 4 शक्तिशाली महाजनपदों की, 4 सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद हैं वो कौन से थे शक्तिशाली? तो कौशल, मगध और वत्स और अवंती। कौशल, मगध, वत्स और अवंती, ये 4 प्रमुख शक्तिशाली महाजनपद थे। अवंती की हम बात करें तो अवंती के शासक थे प्रद्योत। और प्रद्योत कहते हैं कि अपनी निर्दयता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। और एक बार हैं वो पांडु रोग से पीड़ित हो गए थे। तो जो बिंबिसार है, यानी मगध के ऊपर अगर हम बात करें, जो बिहार के अंदर है, मगध के ऊपर शासक था उसमें किसका? हर्यक वंश बिंबिसार का। और अपने यहाँ से उसने एक जीवक नामक वैद्य को भेजकर इसका इलाज करवाया था। अगर हम बात करें वत्स की, यानी जो कौशाम्बी वत्स वहाँ का शासक है, वो महात्मा बुद्ध के समय वत्स के अंदर शासन कौन कर रहा था? उदयन कर रहा था। और अगर हम कौशल की बात करें, यानी कौशल जो श्रावस्ती है, अगर हम इसकी बात करें तो बिंबिसार ने, यानी जो हर्यक वंश का बिंबिसार है, उससे शादी करी थी। किसने? जो महाकौशल हैं, महाकौशल जो हैं उसकी पुत्री कौशला देवी की शादी है। यानी जो कौशल जनपद है उसके जो राजा हैं महाकौशल, उसकी पुत्री थी कौन सी? कौशला देवी। और इसकी शादी किससे हुई थी? बिंबिसार से हुई थी। अगर हम बात करें प्राचीन भारत के अंदर गणतंत्रात्मक पद्धति की, तो 2500 वर्ष पूर्व भी भारत के अंदर समृद्ध गणतंत्रात्मक पद्धति के साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं इसके। यानी बौद्धकालिक गणराज्यों में राजा है वो क्या होता था? राजा निर्वाचित होता था, वंशागुत न होकर राजा निर्वाचित होता था। और अर्थशास्त्र जो पुस्तक है कौटिल्य की, उसके अंदर लिच्छवी जो गणराज्य है, लिच्छवी गणराज्य के लिए राजा शब्दों किसका उपयोग किया गया है? राजा शब्दोपजीवी संघ का प्रयोग किया गया है। यानी ये गणतंत्र को दर्शाता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं सभा या संस्था। ये क्या होती थी? गणराज्यों के जो कुल हैं, उन कुल प्रमुखों की सर्वोच्च संस्था होती थी। कौन सी? सर्वोच्च संस्था, सभा या संस्था। अब बात करते हैं कि संस्थागार क्या होता था? संस्थागार या संथागार, यानी जिस स्थान पर विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श के लिए सभा होती थी, जो सभा होती थी विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श के लिए, विभिन्न विषयों पर
विचार विमर्श के लिए जहाँ सभा आयोजित की जाती थी उस जगह को क्या कहा जाता था? संथागार या संस्थागार। और संथागार में सदस्यों के लिए बैठने की एक निश्चित व्यवस्था होती थी, बैठने की एक निश्चित व्यवस्था, और उस निश्चित व्यवस्था को क्या कहा जाता था? आसन पन्नापक, बैठने की निश्चित व्यवस्था को। गणपूर्ति कोरम, यानी निश्चित संस्था के अंदर अधिवेशन जो भी होता था उनका, उसके लिए एक निश्चित संख्या है वो होनी आवश्यक थी, निश्चित संख्या। अगर वो नहीं होती थी तो उसके बिना अधिवेशन संपन्न नहीं होता था, और तभी वहाँ पर प्रस्ताव पारित किया जाता था। और प्रस्तावक द्वारा कितनी बार? 3 बार, 3 बार प्रस्तावक द्वारा उसका दोहराव किया जाता था, और इसको क्या कहा जाता था? अनुसाव, इसको अनुसाव कहा जाता था। और सुनने के लिए और अनुमोदन के लिए सभी से पूछा जाता था, सुनने के लिए और फिर सभी से अनुमोदन करने के लिए पूछा जाता था। और अगर कोई मौन रह गया तो मौन का मतलब क्या समझी जाती थी? सहमति समझी जाती थी। और सर्वसम्मति अगर नहीं होती थी, सर्वसम्मति से कोई फैसला अगर नहीं होता तो उसमें किसकी व्यवस्था थी? मतदान की व्यवस्था थी। सलाका ग्राहपक, यानी मतदान होने पर विभिन्न रंगों की सलाकाएं को एकत्र करने वाला। अगर मतदान हो सर्वसम्मति से, अगर कोई नहीं हो, चुनाव को अगर किसी का नहीं होता है तो मतदान अगर हो तो मतदान के समय जो विभिन्न रंग की सलाकाएं थी, विभिन्न रंगों की जो सलाकाएं हैं उसको एकत्रित करने वाला व्यक्ति है, करने वाला क्या कहलाता था? सलाका ग्राहपक। और इस समय की अगर हम न्यायिक व्यवस्था की बात करें तो बुद्ध घोष की अटकथा के अनुसार अपराधी की जांच पड़ताल 7 न्यायिक विधियों द्वारा करने की परंपरा थी। यानी कोई भी अपराधी है उसकी जांच पड़ताल 7 न्यायिक अधिकारियों द्वारा, 7 न्यायिक अधिकारियों द्वारा करने के बाद ही उसे दंड दिया जाता था। यानी 7 न्यायिक अधिकारी उसकी जांच करते थे बुद्ध घोष की अटकथा के अनुसार, और फिर उसके बाद में उसको दंड दिया जाता था। वर्तमान संसदीय और संवैधानिक जो व्यवस्था पर अगर हम बात करें, अब वर्तमान में हमारे यहाँ पर जो संसदीय और संवैधानिक जो व्यवस्था है उस पर जनपदकालीन गणतंत्रीय व्यवस्था की छाप देखने को मिलती है। जो गणतंत्र की जो व्यवस्था जनपद काल में थी, जनपद काल की जो गणतंत्र व्यवस्था है उसकी छाप वर्तमान की हमारी संसदीय और संवैधानिक व्यवस्था को अंदर देखने को मिलती है। लेकिन ये व्यवस्था आगे निरंतर उस समय नहीं रह सकी, उस समय ये व्यवस्था नहीं रह सकी, और आज जरूर ये विद्यमान है। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधा गया। यानी इसके बाद की हम बात कर सकते हैं कि इसके बाद में चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं उन्होंने संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधा था। ये है उस समय की गणतंत्रात्मक शासन पद्धति। प्राचीन भारत में महाजनपद काल और वहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन पद्धति का हमारा ये अध्याय इसी के साथ समाप्त होता है।